नमस्कार, इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की टेंशन बनी हुई है, जिस तरीके का तनाव बना हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जो जंग के बादल इस वक्त मंडराते हुए जो एक दूसरे की तरफ हमले होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चिंगारी शुरू हुई है, ये पूरे व्यापक तौर पर पूरे बड़े इलाके में भी फैल सकती है। इजराइल पर शनिवार सुबह गाजा पट्टी पर हमास के अचानक हमले के बाद पूरी दुनिया हिल गई। हमास के लड़ाकों ने जमीन, हवा और पानी के रास्ते इजरायली इलाकों में घुसकर इतनी तेजी से जो हमला किया कि शायद पिछले 50 सालों में इजराइल के ऊपर ऐसा कभी भी हमला नहीं हुआ। इजराइल जैसा देश जो अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी फौज को लेकर, अपनी इंटेलिजेंस को लेकर जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो देखता रह गया और इतना बड़ा हमला कई घंटों तक इजराइल की धरती पर चलता रहा। इससे पहले वो कोई जवाबी कार्रवाई कर पाता, उसे जान और माल का भारी नुकसान हो चुका है। इस हमले में इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी काफी हद तक नाकाम रहा, क्योंकि जिस तरीके का हजारों रॉकेट से हमला किया गया, इस पूरे सिस्टम को भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो भी पूरे तरीके से सक्षम नहीं रह पाया, पूरे तरीके से बचाव नहीं कर पाया। हमास के हमले में मरने वाले इजरायली नागरिकों की जो और सुरक्षा बलों की जो तादाद है, अब वो 600 के पार बताई जा रही है। करीब 1800 लोग इसमें घायल हुए। हमास के कई इजरायली लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी भी ले गए, जो एक जबरदस्त बंधक संकट के तौर पर आगे आने वाले दिनों में उभरेगा। और साथ ही साथ किस तरीके से इजराइल हमला करता है, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इन बंधकों में ना सिर्फ इजरायली लोग हैं बल्कि बाकी देशों के भी नागरिक शामिल हैं। इजराइल ने बीते कई दशकों में यह सबसे बड़ा हमला है। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के जो ठिकाने हैं उस पर युद्ध का ऐलान किया। इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई में अब तक 300 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें भारी संख्या में हमास के लड़ाके भी शामिल हैं। इस बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय नियमों का पालन करें। साथ ही साथ किसी भी आपदा की स्थिति में एक नंबर दिया गया है 0097 235 226748 पर फोन करके जो एम्बेसी है वहां पर उनसे बात करें। उन्होंने अपने बाकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसका भी ये एक एडवाइजरी में जारी किया है। लेकिन इस हमले के मायने क्या हैं और किस तरीके से हमला अंजाम दिया गया, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। इजराइल और हमास की जंग के बारे में यही बात यकीनी है कि अभी तो बस इसकी शुरुआत है। अब यह साफ हो चुका है कि शायद अगले कुछ महीनों तक पूरी दुनिया की घबराई हुई नजरें इस इलाके के ऊपर रहेंगी। इजराइल की तैयारी है कि हमास के ठिकाने गाजा पर जमीनी चढ़ाई करवाने की। हम मौत तक उनको शिकस्त देंगे और इस काले दिन का बदला लेंगे जो उन्होंने इजराइल और उनके नागरिकों के ऊपर ढाया है। हमास के फौजी हमले में कम से कम 250 इजरायली मारे गए। 2000 रॉकेट अपने निशाने पर बरसते रहे। कुछ ने तो तेल अवीव तक को निशाना बनाया। ड्रोन के जरिए तोपों को निशाने पर लिया गया। हमास के लड़ाकों ने ग्लाइडर्स के जरिए हमला किया। नौकाओं का भी इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई को इजरायली फौज ने तबाह कर दिया। लेकिन इजरायली शहरों में हमास फौजियों की मौजूदगी और उसके बाद की हिंसा एक ऐसा वाकया है जिसकी इजरायली नागरिकों ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि माना जाता है कि इजराइल का हिफाजती इंतजाम दुनिया की सबसे अच्छी सुरक्षा प्रणालियों में से एक है। लेकिन वो नाकाम हो गया और इजराइल के दर्जनों फौजी और नागरिक हमास के कब्जे में हैं और इजराइल के शहर अभी भी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं। They attacked
dozens of Israeli communities and IDF bases. उन्होंने दर्जनों इजरायली समुदाय और आईडीएफ के ठिकानों पर हमला किया और घर घर जाकर इजरायली नागरिकों को ढूंढकर उनके घरों में उनकी हत्या की और फिर इजरायली नागरिकों और सैनिकों को घसीटकर गाजा ले गए और नागरिकों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग थे जिन्हें गाजा पट्टी से आए आतंकी घसीटकर गाजा ले गए। इजराइल का जवाब बहुत सख्त रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमास और इस्लामी जिहाद की सैन्य और सरकारी ढांचे को तबाह करने की मंजूरी दी। इस सिलसिले में सबसे पहले गाजा की बिजली काट दी गई। उसके बाद कई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को हवाई हमलों से नष्ट कर दिया गया। गाजा के अफसरों का कहना है कि कम से कम 232 लोगों की मौत हो चुकी है और 1700 से ज्यादा घायल हैं। हमलों के बाद फौरन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आई और सभी अपने पुराने सुरों में बोले। एक तरफ अमेरिका और इसके पश्चिमी साथियों ने हमले की निंदा की है, तो कतर और सऊदी अरब ने इजराइल को आड़े हाथों लिया है और फिलहाल इजराइल और अरब जगत के बीच सामान्य होते रिश्तों पर रोक लग गई है। फिलिस्तीनियों को हमेशा ये फिक्र रही कि इस प्रक्रिया से उनके स्वतंत्र देश के सपने का अंत हो जाए। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. सऊदी अरब कहता है कि वो बार बार फिलिस्तीन पर कब्जे और फिलिस्तीनी लोगों को उनके जायज अधिकारों से वंचित रखने और उनके पवित्र स्थलों पर उकसाने के नतीजों से बिगड़ने वाले हालात के बारे में आगाह करता रहा है। कतर का बयान तो और भी सख्त है। उसने इजराइल पर इल्जाम धरते हुए कहा कि तेल अवीव मौजूदा लड़ाई के लिए अकेला जिम्मेदार है क्योंकि वो लगातार फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता रहा है। इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। इजराइल ने अपने मिलिट्री रिजर्विस्ट को बुलाया है, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में खून खराबे के ज्यादा और शांति के कम आसार हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये जो चिंगारी शुरू हुई है, क्या अब लेबनान से वहाँ पर हिजबुल्ला जो संगठन है उससे भी आज छुटपुट गोलाबारी इजराइल के साथ हुई, वहाँ पर भी एक बड़ा बंदोबस्त इजरायली फौज के द्वारा किया जा रहा है। क्या ये इसका आगे का किस तरीके के दिन रहेंगे? क्या ये एक बड़ी व्यापक युद्ध में बदल सकती है? इस पर बात करने के लिए प्रभु दयाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं। हमारे साथ खिवराज जहांगीर साहब भी जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रभुदयाल साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि अब चाहे जिस तरीके का इजराइल का रिस्पॉन्स है, और वो हमेशा ही इसे ये कहीं ना कहीं सोच समझ के किया गया होगा, क्योंकि इजराइल का रिस्पॉन्स सबको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स रहने वाला है। उसके बाद क्या ये कॉन्फ्लिक्ट आपको बड़े व्यापक तौर पे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है? लेबनान इसमें आता दिखाई पड़ रहा है, ईरान ने अपना खुल के सपोर्ट किया है, क्या ये एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अंकित जी, पहले तो मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूंगा कि हमास ने ये हमला क्यों किया। जैसा आपने कहा कि अब ये युद्ध आगे बढ़ सकता है और इजराइल की ताकत हमास से कहीं ज्यादा है। फिर हमास ने ऐसा खतरा क्यों मोल लिया? देखिए, जिस तरह से अरब देश एक के बाद एक इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं, ये हमास के लिए एक चिंता का विषय है। मैं 1978 में अपनी पहली फॉरेन पोस्टिंग पे गया था इजिप्ट। 1978 में ही इजिप्ट और इजराइल ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया था। इजिप्ट पहला अरब देश था, पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए। उस वक्त सब अरब देशों ने इजिप्ट के साथ ताल्लुकात छोड़ दिए, काट दिए। लेकिन एक के बाद एक आप देखिए कि अरब देश इजराइल के साथ अपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इजिप्ट के बाद जॉर्डन ने किया, फिर अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत यूएई एंड बहरीन ने किया, उसके बाद मोरक्को और सूडान ने किया। अब बात चल रही है कि सऊदी अरेबिया भी शायद इजराइल के साथ
अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेगा। तो बिल्कुल। क्या ये बात हमास को हजम हो रही है? हमास इस बात से चिंतित है। देखिए, एक समय था जब ये अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता था पैलेस्टाइन इशू को। ये सिर्फ पैलेस्टीनियंस के लिए नहीं थी एक चिंता की बात, ये पूरे अरब देश कहते थे कि हमारा प्रॉब्लम है अरब इजरायली डिस्प्यूट। जी। वही नहीं, मुस्लिम देश कहते थे ये इस्लामिक इशू, क्योंकि Yes. वहां पर अल अक्सा मॉस्क है जो कि इस्लामिक जो नेशंस हैं उनके लिए थर्ड होलीस्ट श्राइन है। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा की बात होती है। जी जी। अब जी मैं अंकित जी आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इस ऑपरेशन का नाम हमास ने दिया है वो अल अक्सा फ्लड है, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट चाहता है और वो चाहता है कि जो ये एक प्रथा चल रही है अरब देशों की नॉर्मलाइज करने के रिलेशंस के इजराइल के साथ, इस पे रोक लगाई जाए। तो ये बड़ा जियोपॉलिटिकल मैटर है। बिल्कुल। प्रोफेसर जहांगीर, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं, इजराइल में किस तरीके से ये जो घटना हुई है, क्योंकि इसको किसी तरीके से भी अब क्योंकि इसमें एक वापस रिस्पांस का समय है तो सारा देश नेतन्याहू के पीछे जरूर खड़ा होगा, लेकिन क्या नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकली एक ऐसे देश के लिए उस देश में क्या इस बात की उनको माफी मिलेगी कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो इतना बड़ा उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर हुआ, इसको आप किस तरीके से वहां पर देखते हैं इजराइल के अंदर चलता हुआ? अंकित साहब, नेतन्याहू के लिए इससे बड़ा राजनीतिक मतलब अंत नहीं हो सकता था। पिछले 4 महीने से उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत ये बार बार कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे, अपनी पूरी सरकार को कह रहे थे कि आपके जुडिशियल रिफॉर्म के चलते जो एक राजनीतिक बंटवारा देश का हुआ है उसमें अब आर्मी के भी लोग बट गए हैं। तो आप अगर समझौता नहीं करेंगे सामाजिक और राजनीतिक तौर पे आपस में, तो आर्मी की जो ऑपरेशनल एबिलिटीज हैं वो इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों नहीं हजारों रिजर्व्ड ऑफिसर्स ने, जिसमें इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे, पायलट्स थे, अपनी वॉलंटरी ड्यूटी से विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। तो ये बातें ऑन रिकॉर्ड इजराइल के पार्लियामेंट में कही गई थी। सिक्योरिटी ब्रीफ जो होते हैं रेगुलर कैबिनेट के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो नियमित तौर पे नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू के लिए चेहरा बचाने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। कल से इस देश में ये बिल्कुल बात तय हो चुकी है कि ये युद्ध इजराइल हार चुका है। देखिए, युद्ध का जो पहला दिन था वो सबसे भयानक दिन था इजराइल के पिछले 50 से 75 साल की मतलब याद, अगर आप उसको देखें कि सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 5-1 हजार रॉकेट सारे इजराइल पे छोड़े जाते हैं। और जब इजरायलीज अपने फोन पे देखते हैं कि ये रॉकेट छोड़ने की वजह क्या है, ऐसा कुछ हुआ नहीं पिछले 7-8 दिन में या 1 महीने से, तो उनको जो सबसे पहली न्यूज अपडेट्स मिलती है वो वीडियोस मिलते हैं जब हमास के आतंकवादी अलग अलग रिहायशी और बस्तियों में आम इजरायलीज पकड़ पकड़ के या तो उनको बंदी बना रहे थे उन्हीं के घरों में, या फिर उनके हाथ बांध के उनको घसीट के गाजा की तरफ ले जा रहे थे। एक बहुत बड़ा भयावह दृश्य था कि 75 साल की महिला और 90 साल के आदमी को, जो कि बनियान और पजामे में थे, उनको उठा के वो ले गए गाजा। तो इजराइल में दरअसल इस लड़ाई की हार तो मतलब बिल्कुल डर बैठ चुका है। और मतलब अब जो होगा वो बहुत एक मेरे ख्याल से मतलब मॉरली अगर मैं समझें तो ये एक बड़ा सेटबैक है इजराइल के लिए। उसका रिस्पांस एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, बहुत हार्श रिस्पांस होगा। मैं एक सवाल जिसका थोड़ा संक्षेप में जवाब सर मुझे दीजिएगा, मैं आपसे और समझना चाहता हूं। ये जो बात हो रही है एक एक्सिस बनाने की जिसमें हम हिजबुल्लाह इनके साथ अगर आ जाए और साथ ही साथ सीरिया के अंदर भी जो कुछ ग्रुप्स हैं वो इनकी मदद करने के लिए आ जाएं, ईरान बैक ग्रुप्स और मदद करने के लिए आ जाएं, इराक के अंदर जो मिलिशिया है वो मदद करने के लिए आ जाए, क्या आप ऐसी सिचुएशन बनती देख रहे हैं कि ये एक मल्टी फ्रंट वॉर बन सकती है?
हाँ, इसमें दुस्साहस तो है। प्रभु साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमास ऐसी बात करने के लिए कैसे तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि हमास का रेलेवेंस खत्म हो रहा है जब दूसरे अरब देश और खासकर सऊदी अरेबिया का मतलब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन होगा। पर सबसे बड़ी जो वजह इसमें थी वो ईरान का पीछे से सपोर्ट था। ईरान नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में सामान्यकरण हो। इसराइल ये भी नहीं चाहता कि फतेह और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो महमूद अब्बास जिसके नेता हैं वो सऊदी और इजरायली नॉर्मलाइजेशन को पब्लिकली एक्सेप्ट करें, और उन्होंने कर लिया था। अगर जी। आप पिछले 2 महीने की राजनीति देखें तो सऊदी अरेबिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को रमल्ला भेजा, रमल्ला से महमूद अब्बास रियाद तक जा आए, और उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि हम पैलेस्तीन के नेता के तौर पे ये बात मानते हैं कि ये सामान्यकरण होना चाहिए। जी। तो हमास के लिए एक तरह से ये एग्जिस्टेंशियल रेलेवेंस के खत्म होने की बात थी। पर जो दुस्साहस हुआ है इस्लामिक जिहाद और हमास का, वो ईरान के और हिजबुल्लाह के चलते हुआ है। वरना हमास अपने बूते पे इतनी बड़ी दुस्साहस की बात शायद नहीं करता। जी। ये बिल्कुल मतलब जियोपॉलिटिकल वजह रही है इसके पीछे। बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से अब डर ये है कि क्या एक व्यापक बड़ी लड़ाई इस पूरे इलाके में अब देखने को मिलेगी, मल्टी फ्रंट वॉर, जिसकी अब कहा जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस तैयारी कर रहे हैं। लेबनान के बॉर्डर पर काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को भेजा जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समझाने के लिए। मैं थोड़ा सा और ये क्योंकि भारतीयों के बारे में बात हो रही है, इंडियंस काफ़ी बड़ी तादाद में, भारतीय काफ़ी बड़ी तादाद में इसराइल में है। नर्सिंग स्टाफ हों, प्रोफेशनल्स हों, स्टूडेंट्स के तौर पर करीब 18,000 भारतीय इसराइल के अंदर हैं। तो वहां पर भारतीयों की हालत क्या है, जरा पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में, फिर मैं आपको किसी और से भी मिलवाऊंगा जो हमें बताएंगे कि एक भारतीय के नाते वहां पर कैसे हालात वो देख रहे हैं। उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा। हमास के हमले के बाद भले ही तेल अवीव की सड़कें सुनसान दिख रही हों, लेकिन हाइफा में हालात सामान्य बने हुए हैं। यहाँ 3 यूनिवर्सिटी है जिनमें सैकड़ों भारतीय छात्र पढ़ते हैं। युद्ध के बाद यहाँ के भारतीय छात्रों के भारत में रह रहे परिजन परेशान हैं। अश्विनी चौधरी बिहार से पढ़ने के लिए इजराइल आए। अब उन्हें हर पल अपने परिवार वालों को अपनी सलामती की खबर देनी पड़ रही है। हाँ बहुत है, स्टूडेंट सब बहुत है। घटनाएं क्रम हम लोगों ने वीडियोस देखे, उसके कारण काफ़ी हम लोग चिंतित हैं और हमारे घर वाले भी काफ़ी चिंतित हैं। तो उनसे लगातार बात हो रही है। हमारे सुपरवाइजर्स भी काफ़ी चिंतित हैं। वो आज उन लोगों को वो लोग भी हमसे कंटिन्यूसली बात ही करते जा रहे हैं, और इंडियन एम्बेसी से भी हम लोगों ने बात किया है, और इंडियन एम्बेसी वालों ने हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और उनसे हम लोग टच में हैं। इजराइल में हालात बिगड़ने के बाद हाइफा में यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वो हॉस्टलों से बाहर ना निकलें। छात्र अपने कमरों और डॉर्मेट्री में बंद हैं। छात्रों का कहना है कि वो तनाव से मन हटाकर अपनी पढ़ाई में लगे हैं। कोई लैब में अपना काम कर रहा है तो कोई असाइनमेंट पूरे करने में लगा है। इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी किया है हम लोग के लिए कि तेल अवीव जेरूसलम के बाहर ना जाए, मतलब कि हाइफा के बाहर तेल अवीव जेरूसलम की ओर ना जाए। और यूनिवर्सिटी की ओर से भी ऐसी चीज़ें आई हैं कि हम लोग बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जाएं तो यूनिवर्सिटी को नोटिस करें कि हम बाहर जा रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ की सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, और हालांकि हम लोग नॉर्थ इजराइल में रहते हैं, हाइफा शहर में, और हमारे यूनिवर्सिटी ने और एम्बेसी ने जो भी गाइडलाइंस हमें दी है हम वो फॉलो कर रहे हैं और अपने डॉम्स में रह रहे हैं, और हमें अभी अपने लैब जाने की अनुमति नहीं है, और जो भी काम है अपना हम घर से ही कर रहे हैं। इजराइल में भारतीयों की तादाद करीब 18,000 है, जिनमें सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र हैं। टकराव वाले इलाकों को छोड़ दें तो बाकी शहरों में हालात फिलहाल सामान्य है। छात्र अपने परिजनों से कह रहे हैं कि वो परेशान न हो। इजराइल स्थित भारतीय दूतावास भी लगातार हालात पर निगाह रखे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ श्वेता तृष्णा जुड़ रही हैं, छात्र हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में, इजराइल में हैं इस वक्त। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपके आसपास हालात ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं आप लोग अभी? हाँ, हमारे आसपास अभी सिचुएशन ठीक है, इन कंट्रोल है। जैसे कल थी वैसे नहीं है, बिकॉज कल साउथ पे बहुत अटैक हुए थे। लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock से लेके आफ्टरनून 12 o'clock तक कॉन्स्टेंटली चल रहा था, 12:30 अराउंड। एंड वो काफी हेक्टिक था एंड इट वाज हॉरिफाइंग, बिकॉज वो लाइक मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ, तो मैंने 4 साल में पहली बार देखा था इतना सिवियर।
जो कि मतलब आसपास हमें फ्यूम्स दिख रहे थे एंड लाइक आवाजें आ रही थी, इनफैक्ट वी कुड स्मेल, लाइक हमें स्मेल भी आ रही थी ऑफ दोज रॉकेट्स एंड एवरीथिंग। सो इट वाज बिट मतलब वहां पे थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड हुआ था कल यहाँ पे, बट लाइक कल दोपहर से अभी तक तो ठीक है। अब एज सच कोई सायरन्स नहीं है, ना कोई रॉकेट अटैक है, बट बी लाइक हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में एंड हम यहाँ पीएचडी कर रहे हैं, तो अभी तो लैब वगैरह हम नहीं जा सकते हैं एंड लाइक हमें ऑर्डर्स हैं कि लाइक लैब नहीं जाना है एंड रिसर्च वर्क कम्प्लीटली मिनिमल रखने के लिए, तो हम भी घर से ही काम कर रहे हैं। तो लेकिन जी। सबसे ज्यादा डर इसी चीज का है, इन्फिल्ट्रेशन का, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन का। सो हमारे आसपास के शहर ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, बेरशेवा एंड गाजा स्ट्रिप के बीच का जो शहर है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। सो हम ज्यादा टेरिफाइड उस इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हैं। क्या जिस तरीके के, जैसे आपने कहा आप 4 साल से वहां पर हैं, ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके के हालात आपने देखे हैं, तो कुछ सुरक्षा वगैरह बढ़ाई गई है आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास, आपके शहर में? यूनिवर्सिटी के आसपास लाइक हम यूनिवर्सिटी के डॉर्मेटरीज में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स हैं वो हैं, लाइक वो गार्ड्स डॉर्मेटरीज के अंदर हैं एंड पुलिस पेट्रोलिंग होती है, आसपास के रोड्स में पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। एज ऑफ नाउ तो इतना ही है और कोई हायर सिक्योरिटी इतना नहीं है, एज ऑफ नाउ इतना ही है। चाहे कहीं पर भी आप हों, लेकिन ये काफी डराने वाला होगा, परिवार से आप इतनी दूर हैं, इस तरीके की जब आपने वीडियोस देखने शुरू करे और जब आपने चीजें आसपास सुननी शुरू करी होंगी, तो उस वक्त काफी आपके और बाकी जो आप हिंदुस्तानी वहां पर हैं जिनके भी टच में आप हैं, तो कैसा आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस था? डराने वाला माहौल होगा ये बड़ा? डराने वाला तो था, लाइक कल थोड़ा ज्यादा डराने वाला था। हम थोड़े यूज टू हैं इस चीज से, क्योंकि पहले भी हुए हैं बट इतने सिवियर कभी नहीं हुए। तो जितने लोग नए आए हैं वो ज्यादा डरे हुए थे, हम लोगों को बस ये था कि इतना सिवियर कैसे हो सकता है, लाइक ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। सो वो थोड़ा डराने वाला था, बट फैमिली से फिर हमने कांटेक्ट किया, लाइक फैमिली मेंबर्स कॉन्स्टेंटली इन टच हैं एंड फ्रेंड्स फैमिली दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच। तो इट्स ओके, एज ऑफ नाउ इट्स ओके, बट इट्स नॉट ग्रेट। इंडियन एम्बेसी की तरफ से आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं, कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की उनसे? जी, इंडियन एम्बेसी की तरफ से हमारी बातचीत तो हुई है, लाइक रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत हुई है, इंडियन एम्बेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे हमारी बात हुई है एंड जो जी। बेसिक गाइडलाइंस एम्बेसी ने निकाली है वो हम फॉलो कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर भी। और अगर सिचुएशन बुरी होती है और बुरी होती है तो ऑफ कोर्स हम एम्बेसी का ज्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे, अगर हमें इवैक्यूएट करना होता है या ज्यादा सिचुएशन वर्स होती है। श्वेता, मैं अंत में जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप 4 साल से वहाँ पर हैं, काफ़ी सारे इजरायली दोस्त होंगे आपके, मित्र होंगे आपके, काफ़ी लोगों को आप जानती होंगी, आपके प्रोफेसर्स, आपके क्लासमेट्स। क्या इजरायली जो इस वक्त गुस्सा है, डर है, क्या महसूस कर रहे हैं लोग वहाँ पर? लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम लोग स्टिल थोड़ा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हैं। जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर जो इजरायली हैं हमारे दोस्त हैं, वो ज्यादा परेशान है। उनके रिलेटिव्स मारे गए हैं, उनके हस्बैंड सब लोग आर्मी में वापस जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आर्मी में वापस जाना पड़ता है अगर सिचुएशन खराब जी, होती है बिल्कुल। तो उनके हस्बैंड्स एंड उनके बेटे सब लोगों को आर्मी में वापस बुलाया जा रहा है, तो उनकी कंडीशन एक्चुअली ज्यादा खराब है एंड वो ज्यादा टेरिफाइड फॉर्म में है अभी एंड बिल्कुल। वो अब बहुत अनसेफ है। जी, इजराइल के अंदर सभी जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको 2 साल की मैंडेटरी आर्मी जो है वहाँ पर सर्व करना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है, और अगर ऐसा आपातकाल कुछ आता है तो आपको वापस जाना पड़ता है, उन्हीं को रिजर्विस्ट कहते हैं। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, सुरक्षित रहिए, और इंडियन एम्बेसी जो जिस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रही है उसको फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। एक कई दशकों से चली आ रही जंग, जिसमें लगातार लोगों को
कीमत चुकानी पड़ रही है अपनी जान दे के। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में तनाव क्यों है, इस विवाद का इतिहास क्या है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी ताबिश। गाजा के इजराइल पर हमले के बाद से वहां पर युद्ध की स्थिति है और अब इजराइल जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आखिर यहां पर ये हालात क्यों बने, इसको आपको समझाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव जो इस वक्त है ये क्यों है, इसके पीछे की वजह को आप समझिए। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ और ये जो इलाका था इस पर इंग्लैंड का कब्जा यहाँ पर होता है। इस पूरे इलाके में यहूदी और अरब समुदाय के लोग जो है वो उस वक्त रहा करते थे। अरब समुदाय के लोग ज़्यादा थे, यहूदी उस वक्त उसमें कम थे। और यहूदी और अरब समुदाय के जो लोग थे उनके बीच यहाँ पर तनाव लगातार इस बात को लेकर बना रहता था कि यहूदी जो वहाँ पर माइग्रेट होकर बस रहे थे उस वक्त, उनको लेकर तनाव वहाँ पर बना रहता था। और तनाव के बीच अंग्रेज़ों ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग ज़मीन बनाने की बात यहाँ पर कही। यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की ज़मीन मानते हैं जो इजराइल है आज का, और विवादित इलाके पर अरब समुदाय जो है वो भी अपना दावा करता रहता है, क्योंकि इस्लाम में भी इस जो जगह है इसका बहुत महत्व है और इसी वजह से दोनों ही अपना दावा इस जगह पर ठोकते रहे हैं और दोनों ओर से दावेदारी के बीच यहाँ पर तनाव बढ़ता रहा है। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 2 भाग में बांटने का फैसला जो था उस पर यहाँ पर मोहर लगाई और उसके बाद 14 मई 1948 को यहाँ पर अरबों के विद्रोह के बीच इजराइल के गठन का ऐलान हुआ। लेकिन इजराइल के गठन को जो अरब लोग थे वहां पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया और इजराइल गठन के तुरंत बाद पहला अरब इजराइल युद्ध वहां पर हुआ और इस युद्ध की वजह से 7.5 लाख जो फिलिस्तीनी थे वो वहां पर उस वक्त बेघर हो गए। 3 हिस्सों में ये जो इलाका था ये बढ़ गया। इजराइल वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा है और गाजा पट्टी जिस जगह से अभी हमला जो है इजराइल पर किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फिलिस्तीनी आबादी जो है वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में यहाँ पर रहती है। इजराइल है और उसके दोनों तरफ ये आबादियाँ हैं और 25 मील लंबी और 6 मील चौड़ी जो गाजा पट्टी है वहाँ पर 22 लाख लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो आबादी है वो भी माना जाता है इसको दुनिया में। आबादी के लिहाज से अगर देखें तो गाजा पट्टी दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला इलाका है और इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष अब तक यहाँ पर जारी है और इजराइल का मकसद यहाँ पर दुनिया के मंच पर जो यहूदी राष्ट्र है उसके रूप में मान्यता पाना है और इजराइल के कब्जे का विरोध जो है वो फिलिस्तीन यहाँ पर करता रहा है। वहीं इजराइल की सुरक्षा के बारे में काफ़ी बात होती है। इजराइल के कहा जाता है कि उसका सुरक्षा कवच भेदना इतना आसान काम नहीं है। हमारे सहयोगी गजाली बता रहे हैं आपको कि इजराइल की सुरक्षा के पीछे जो एक सबसे बड़ा सिस्टम है वो है आयरन डोम सिस्टम। वो कैसे काम करता है और किस तरीके से इजराइल को सुरक्षित रखता है। इजराइल के पास आयरन डोम नाम की एक तकनीकी सुरक्षा है जिसकी वजह से वो अपने आप को ऐसे भीषण हमले जो उसके पड़ोसी मुल्क करते हैं उससे बचाता आया है। लेकिन आज इस हमले से हमास आतंकी संगठन है जिसके हमले के बाद से कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या हमास ने इस आयरन डोम सिस्टम को भेद लिया है या जो इजराइल का रक्षा कवच है उसको भेद लिया है। हमास ने आयरन डोम की कमजोरी खोजी है या नहीं इसके डिटेल्स में हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि इस पूरे हमले में हमास ने किया क्या है। हमास ने इस हमले के लिए साल्वो रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया है। कम समय में एक साथ कई रॉकेट लॉन्चर दागने की तकनीक है जिसके थ्रू इजराइल का जो सिस्टम है आयरन डोम का वो एक साथ इतने रॉकेट को नहीं रोक सकता या इतनी संख्या में जो रॉकेट एक साथ फायर होते हैं उनका रोकना आयरन डोम सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है। जानकारी के अनुसार सिर्फ 20 मिनट में दागे गए हैं करीब 5000 रॉकेट। हमास ने गाजा की पट्टी की तरफ से करीब 5000 रॉकेट जो है इजराइल की तरफ दागे हैं और छोटी दूरी के रॉकेट को पकड़ना भी मुश्किल होता है। जब तक जवाबी हमला होता तब तक हमास का कहना है कि उनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। तो क्या है ये आयरन डोम सिस्टम? फिलिस्तीन से जंग के लिए खास तौर पर इजराइल ने इस सिस्टम को तैयार किया जिसकी वजह से नुकसान जो है वो कम होता है। ये नुकसान कम करने के लिए तकनीक इस्तेमाल की गई है, काफ़ी विकसित तकनीक है और इसको अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल ने तैयार किया है जिसको हवाई हमला रोकने में बहुत सक्षम माना जाता है। राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम पर यह आधारित है। साल 2011 से इजराइल इसे इस्तेमाल कर रहा है और जो इसके सक्सेस रिकॉर्ड हैं वो ये बताते हैं कि करीब 90% से ज़्यादा इसकी सक्सेस रेट है।
दुनिया की सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम मानी जाती है। और जानकारी के लिए भी बता दें कि अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान अमेरिका ने इजराइल को इसी तकनीक को यूक्रेन को देने की बात कही थी, लेकिन इजराइल इसमें टालमटोल करता रहा। तो कैसे करता है ये आयरन डोम सिस्टम काम? आयरन डोम के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, एक रडार, लॉन्चर और कमांड पोस्ट। रडार तय करता है कि आसमान में खतरा है या कोई सामान्य चीज है। अगर खतरा नजर आया है तो इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है। आयरन डोम में इस समय तामीर मिसाइल का इस्तेमाल होता है और लॉन्चर की मदद से यह मिसाइल फायर किया जाता है। अब लॉन्चर भी 2 तरह के होते हैं, एक मोबाइल और स्टेशनरी। स्टेशनरी एक जगह फिटेड होता है, मोबाइल लॉन्चर जो है वो मूवेबल होता है या वो मूव कर सकता है, आप उसकी लोकेशन चेंज करके भी फायरिंग कर सकते हैं। हवा में सीधे ऊपर की तरफ फायर की जाती है मिसाइल को, उसके बाद रॉकेट उसको ट्रेस करते हुए अपनी दिशा बदल लेता है। इंटरसेप्टर हवा में रॉकेट से टकराकर उसे नष्ट कर देता है। अगर कोई खतरे वाली चीज आसमान में दिखती है तो इंटरसेप्टर रॉकेट हवा में टकराकर उसे नष्ट कर देता है। कमांड पोस्ट जो इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट होती है, जहां से आप ये कंट्रोल करते हैं, वहीं से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर से पुलिस का एक बेहद शर्मनाक चेहरा सामने आया है। यहाँ एक सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी। बिहार पुलिस के जवानों ने सड़क से उस शव को उठाकर नदी के एक नदी के अंदर फेंक दिया। ये वहाँ पर गुजरते हुए जो लोग हैं उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। वहाँ से गुजरते किसी शख्स ने मोबाइल पर इसको शूट किया और इस हैवानियत का वीडियो बनाकर यह वीडियो काफ़ी वायरल है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो सामने आई है। क्या सरकार ने अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया है? देखिए, सरकार ने इसमें 3 जो पुलिस वाले हैं उसमें एक ड्राइवर है पुलिस का जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित किया गया है, और 2 होमगार्ड के जवान हैं जिनका जो सर्विस है वो चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। और जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी हैं राकेश कुमार, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये गलती हुई है और उन्होंने गलती माना है और उसके बाद पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे मनीष जी कह रहे थे, इस पर कार्रवाई ज़रूर हुई है, लेकिन इससे ये भी समझ में आता है, ये भी पता चलता है कि कम से कम मरने के बाद भी इस देश के अंदर लोगों को ज़रा सी भी इज्जत नसीब करना होना कितना मुश्किल काम है। पुलिस की ये जो वीडियो सामने आया है, ये बेहद शर्मिंदा करने वाला वीडियो है। चलिए, छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान में शनिवार सुबह करीब 11 बजे आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 2000 के पार हो गई है और 10,000 से ज्यादा लोग इस भूकंप के बाद मकानों के गिरने से घायल हो गए। 6.3 की तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हेरात शहर के उत्तर पश्चिम में रहा था। शनिवार तक मरने वालों की जो तादाद थी वो 500 बताई जा रही थी, वो रविवार की सुबह होते होते 2000 के पार पहुंच गई है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो एक बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में तबाही हुई है। अफगानिस्तान में बीते कई सालों में सबसे भयानक भूकंप है। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो दूर दराज के इलाके हैं। वहां लोग मिट्टी के बने घरों में रहते हैं और भूकंप में इन्हीं घरों को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब अफगानिस्तान में इस संकट के समय में मदद करने की कोशिश कर रही हैं।